दोपहर के 2 बजने वाले वक्त है दो दनादन का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी सियासी खबर के साथ। जी हां, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है। हमको मान्यता दिलाने के लिए भीख मांग रहा हूं। जीतन राम मांझी की तरफ से कहा गया कम से कम मान्यता मिल जाए, इसलिए 15 सीटें हमें मिलनी चाहिए। जीतन राम मांझी ने कल ही एक बयान के जरिए कहा था कि 15 सीटें मिलनी चाहिए और पार्टी को मान्यता मिल जाए, इसलिए मैं भीख मांग रहा हूं। 15 सीटों से कम पर यह संभव नहीं और इसीलिए 10 साल बाद भी मेरी पार्टी को मान्यता नहीं मिली और ये मान्यता मिल जाए, इस कवायद में 15 सीटें बहुत जरूरी हैं। जरा सबसे पहले सुनिए जीतन राम मांझी का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि भीख मांग रहा हूं 15 सीटों की। इसको आप लोग दूसरे रूप में ले रहे हैं। हमने गया में ये कहा था कि 10 बरस हमारा लाइफ हो गया हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का। हम पर अभी तक कलंक यही है कि हम निबंधित पार्टी हैं, हम मान्यता प्राप्त नहीं हैं। तो भाई एनडीए के हम साथी हैं, एनडीए को सब समय हम मदद करते रहें। तो एनडीए के नेताओं से मेरी प्रार्थना है कि हमको कम से कम इतना सीट दें ताकि हम यहाँ पर बिहार असेंबली में मान्यता प्राप्त हम कर सकें। इसमें 20 सीट भी आता है, 15 सीट भी आता है। तो मैं तो मान्यता प्राप्त करने का भीख मांग रहा हूँ एनडीए से, हमारा कोई क्लेम नहीं है। तो जिस बयान के बाद सियासत इस कदर गरमाई थी कि कहा जा रहा था कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि 15 सीटों की दावेदारी जीतन राम मांझी रख रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ये दावेदारी नहीं है, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, ये मांग है मेरी भीख इसलिए है क्योंकि पार्टी को मान्यता मिल जाए। बीजेपी की तरफ से हालांकि इस पर कोई बयान तो नहीं दिया गया, लेकिन अब सियासत जरूर गर्म है और बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नीरज जी, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई इस मेरी मांग को दावेदारी न समझें, दबाव न समझें, मैं भीख मांग रहा हूं। राम मांझी जी हमारे गठबंधन के बड़े वरिष्ठ सहयोगी हैं और सभी उनका सम्मान करते हैं। और हम पांचों घटक दल के जो पांचों हम लोग दल हैं, एक पांडव की भांति चट्टानी एक तरह से मजबूत और मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए का लक्ष्य है कि कौन कितनी सीटें लड़ता है नहीं लड़ता है, महत्वपूर्ण विषय यह नहीं है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि बिहार में सुशासन का राज स्थापित करना और इसके लिए चुनाव जीतना आवश्यक है। नहीं तो फिर कहीं जंगल राज वालों के हाथ में चला गया तो बिहार की दुर्दशा हो जाएगी। तो महत्वपूर्ण लक्ष्य और इस मिशन में, इस लक्ष्य के साथ और बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए पांचों घटक दल हम लोग कृत संकल्पित है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है और सबके साथ सम्मानजनक समझौता होगा और किन्हीं को इसमें कुछ ये होने की जरूरत नहीं है। सबके साथ सम्मानजनक समझौता होगा। और मांझी जी तो हमारे वरिष्ठतम सहयोगी में से हैं, उनका तो सभी सम्मान करते हैं। वो जो कह रहे हैं कि भाई मेरी पार्टी को मान्यता मिल जाए, मैं इतनी तो इच्छा रखता हूं। बिल्कुल कहना जायज है, लेकिन कौन कहां लड़ेगा ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। कौन सी सीट चाहते हैं इसका जिक्र नहीं किया, संख्या उन्होंने जरूर कही कि कौन लड़ता है नहीं लड़ता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, जब कोई एक विधायक जाता है टिकट मांगने के लिए तो वो कहता है कि मेरा टिकट मिलना चाहिए, लेकिन जो हमारे नेता होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण यह होता है कि ठीक है व्यक्तिगत संबंध आपसे बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार बननी चाहिए ताकि बिहार को हम लोग विकसित राज्य बना सके। एनडीए के लिए महत्वपूर्ण ये है कि भाई विनिंग सीटें होनी चाहिए, संख्या इस आधार पर मिलेगी। विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं एलजेपीआरवी से। आप हमारे साथ बने रहिए। विनीत, बहुत स्वागत है आपका। आपसे भी मेरी यही सवाल इस लिहाज से भी क्योंकि आप भी एनडीए का घटक दल हैं और जब एनडीए की बात होगी तो सीटों की संख्या पर बात आती है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 15 सीटों की दावेदारी मेरी इसलिए नहीं कि मैं 15 सीटों पर बड़ा मजबूत हूं और मैं जीत दर्ज करने जा रहा हूं इसलिए दे दीजिए, पार्टी को मान्यता मिल जाए इसलिए इस पर विचार कीजिए। देखिए, मांझी जी को ये बात उचित मंच पे उठाना चाहिए और मुझे लगता है कि जब एनडीए एक लोकतांत्रिक गठबंधन है तो वहाँ पे हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। तो जब सर्वदलीय बैठक होगी वहां पे अपनी बात रखें, कहां से हमारी दावेदारी मजबूत है और कहां से हम जीतने की 100% संभावना रखते हैं। और मुझे लगता है कि बीजेपी बीइंग द बिगेस्ट पार्टी और बड़ा भाई के रूप में है, तो अगर उनको लगता है और हम सबको लगता है, क्योंकि उद्देश्य है 225 सीट के ऊपर जाना, तो मुझे लगता है कि उनको सम्मान मिलेगा। अगर इस बात में तथ्य है, तार्किक बात करेंगे तो अच्छा, ये जो तर्क विनीत वो दे रहे हैं कि भाई पार्टी को मान्यता मिल जाए इसलिए मैं ये 15 सीटों की संख्या की बात कह रहा हूं, नहीं तो मांगने के लिए तो मैं 20-25 भी मांग सकता था।
अब मुझे इस बात में थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप स्टेट पार्टी हैं, आप रजिस्टर्ड पार्टी हैं इलेक्शन कमीशन के पास, ऑलरेडी आपके पास 4 विधायक हैं, एक सांसद है, एक एमएलसी है, तो ये तो पार्टी रजिस्टर्ड ही है ना। तो लेकिन फिर भी मैंने जैसा कहा कि अगर आपको ये बात कहना है तो मुझे लगता है कि उस मंच का उचित समय का इंतजार करना चाहिए और जहां पे अपनी बात रखें, मुझे लगता है कि वहां पे सम्मान उनको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ नीरज आपका भी जुड़ने के लिए। और देखिए ये सियासी दौर है, और चूंकि ये साल विधानसभा के चुनाव हैं और हर पार्टी चाहती है कि उसकी सीटों की संख्या बढ़ जाए, चाहे उसके पीछे का तर्क उसका कुछ भी हो। और जीतन राम मांझी भी यही बात दोहरा रहे हैं। पटना से दारोगा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जल्द दारोगा भर्ती की मांग इन अभ्यर्थियों की तरफ से बार बार की जा रही है। ये कह रहे हैं कि आंसर की जारी कर दिया जाए। आज देखिए पटना की सड़कों पर ये दंगल की तस्वीर नजर आई, जब अभ्यर्थी हाथों में बैनर पोस्टर के साथ सड़क पर उतरे और कहा कि भाई हमारी इस मांग पर विचार कीजिए, नहीं तो आंदोलन और तेज होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। लेकिन पुलिस ने जमकर यहाँ इन अभ्यर्थियों पर लाठी चटकाए। बिहार दारोगा, बिहार पुलिस की तरफ से ये महिला और पुरुष अभ्यर्थियों का जुटान पटना में आज डाक बंगला चौराहे पर नजर आया। सीएम आवास घेरने के लिए ये आगे बढ़ रहे थे और उस प्रतिबंधित क्षेत्र तक जाने के लिए इन्हें रोका गया, और जब ये नहीं माने उसके बाद पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया। लोगों को जो कहा गया धरना प्रदर्शन करने की जहाँ की इजाज़त थी वहाँ तक के वे अलाउ किया गया था। उसके आगे जाने पे इन लोगों को वापस भेजा गया है। जो क्षेत्र नहीं है वहाँ पे नहीं किया सकता है। ये सरकार के आदेश से भी और माननीय हाईकोर्ट के आदेश से भी ये क्षेत्र प्रतिबंधित है। जो भी इसे उल्लंघन करेंगे उन पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी यादव को काला झंडा दिखाया गया है। थाने में आवेदन देने के बाद तेजस्वी यादव जैसे ही थाने से बाहर निकले, उसके बाद स्थानीय युवकों की तरफ से काला झंडा दिखाकर विरोध जाहिर किया गया। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र की यह घटना, और युवकों का यह कहना था कि भाई यहाँ पर काला झंडा दिखाने के पीछे मकसद ये कि राजनीतिक किसी दल के हम नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कोई यहाँ पर पहुंचे तो विरोध स्वाभाविक है। किसी पार्टी से ये लोग नहीं थे। चारा चोर और नौकरी के नाम पर जमीन लेने वाले भ्रष्टाचारी का विरोध करने के लिए ये तमाम स्थानीय युवकों का जुटान यहाँ नजर आया। राजनीति करने के लिए तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचे हैं, जिसका विरोध इन युवकों ने किया। काला झंडा दिखाकर तेजस्वी को यहाँ से वापस जाने के नारे लगाए गए। अपने निजी जमीन में जो सिंहवाड़ा थाना के सामने है, उस निजी जमीन में आकर चारा चोर जमीन के बदले नौकरी दो, उसका विरोध करने आए हैं कि तेजस्वी यादव वापस जाओ। मैंने किसी कार्यकर्ता को कुछ नहीं बोला। इसका विरोध ही लोग देख लीजिए। आरजेडी का दंगा ये लोग जो है कैसे कर रहे हैं। क्या किए थे आप लोग? क्या किए? हम लोग काला झंडा अपनी निजी जमीन में, ये मेरा निजी जमीन है, इसी निजी जमीन में खड़ा होकर शांतिप्रिय ढंग से लोकतंत्र का जो अधिकार है उसके अनुसार हम लोग इनका विरोध किए। हाथ में क्या था? हाथ में क्या था? काला झंडा। जो मैं एक जनता हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मुझे तेजस्वी यादव और उनके परिवारवाद से काफी नफरत है, इसलिए मैंने उनका विरोध किया। और उनका विरोध किया तो ये लोग अपना नाटक शुरू कर दिए। यहाँ पे तो सियासत इस मामले पर जमकर हो रही है, और मंत्री जीवेश मिश्रा के सुरक्षा कर्मियों ने भी दूसरी तरफ आवेदन दे दिया है। काफिले की गाड़ी पर पथराव करने का आरोप लगाते हुए आवेदन थाने में दिया गया है। पथराव में मंत्री के काफिले में शामिल एक गाड़ी क्षतिग्रस्त होने की बात कही गई। एसडीओ शुभेंद्र कुमार सुमन ने आवेदन मिलने की पुष्टि भी कर दी है। प्राथमिकी इसे लेकर दर्ज की गई है और अब दोनों ही मामलों पर जांच गहनता से जारी है। एक ग्रामीण होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक यूट्यूबर होने के नाते सवाल करना चाहा, तो उनके बहुत सारे समर्थक जो थे, जो उनके साथ में आए थे, तकरीबन 7-8 गाड़ियाँ थी, तो वो सब मना किए कि तुम सवाल नहीं पूछ सकते हो। और कई बार मेरे मोबाइल पे झपट्टा मारा गया, तो हम उस समय फ़ोन को बंद कर लिए। उसके बाद जब वो चलने लगे, चलने के क्रम में हमने उनसे सवाल किया, बस एक सवाल किया कि सर आप सुन सकते हैं कि मैंने उनके साथ कोई अभद्रता नहीं किया, कोई कुछ मतलब गलत व्यवहार नहीं किया। मैंने बाकायदा इज्जत के साथ उनसे सवाल किया कि सर आप ये बताइए कि आप यहाँ से वोट लेते हैं और जीत कर चले जाते हैं, देखिए कि रोड का हाल क्या है। बस इतना ही सुनकर वो एकदम भड़क गए और गला दबा करके जबरन वो अपने गाड़ी का शीशा नीचे किए, गला दबा करके जबरन गाड़ी में घुसाने का भरसक प्रयास किए। मंत्री महोदय के जो
सुरक्षा कर्मी हैं उन लोग की तरफ से पिटीशन आया है, उस पर कांड अंकित किया जाएगा। ये तथाकथित पत्रकार भी अपना प्रतिवेदन तेजस्वी जी के साथ आके दिए हैं और उस पर भी कांड अंकित किया जाएगा। आगे जो अनुसंधान में आएगा आप लोग को बताएगा। हम तो मांग करेंगे यहाँ के एसएसपी से कि अपने निगरानी में जो है न्याय करें, निष्पक्ष जांच करें, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए पुलिस है ताकि लोगों को सुरक्षित रख सके। और अभी जिस प्रकार का मंत्री का देखिएगा स्टेटमेंट आएगा कि उन पे हमला हुआ था तो उनके लोगों ने जो है सिक्योरिटी के लोगों ने पीटा होगा, इस तरह का भी भूमिका बनाया जा सकता है, क्योंकि अब पूरी तरीके से मंत्री नंगा हो चुका है और ये लोगों के चेहरों पे कोई शर्म नहीं है, आदतन अपराधी लोग। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी आज पूर्णिया से सीमांचल और कोसी अंचल के भागलपुर को हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। सीमांचल के समीकरण को साधने की कोशिश भी की जाएगी। प्रधानमंत्री आज पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जो बिहार का चौथा फंक्शनल एयरपोर्ट होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी रेलवे की भी बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसमें 2 वंदे भारत एक्सप्रेस, एक अमृत भारत एक्सप्रेस और दूसरा एक्सप्रेस ट्रेन के साथ ही 2 नई रेल लाइन का शुभारंभ भी किया जाने वाला है। और पीएम मोदी आज पूर्णिया से करीब 41,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश भी करवाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री भागलपुर में कुल 2400 मेगावाट की 3 यूनिट का शिलान्यास करेंगे। देश के पहले और बिहार में बने राष्ट्रीय मकान बोर्ड की भी शुरुआत की जाएगी, जिससे संपूर्ण मिथिला के लोगों को बड़ा लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अररिया, ठाकुरगंज, गलगलिया रेलखंड का उद्घाटन भी करने वाले हैं। इसे लेकर किशनगंज के मुस्लिम इलाके में खुशी का माहौल है। स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है। नहीं होना था वो हो चुका है। हम लोगों को सिलीगुड़ी और इधर कटिहार इन लोग जाने में हम लोग को काफ़ी परेशानी होती थी, अब वो परेशानी हम लोग का हल हो गया। बहुत अच्छा है कि हम लोग मतलब जो नहीं सोच रहे थे बच्चे को, हम लोग छोटे छोटे थे, सोच रहे थे होगा कब होगा, लेकिन ये पता नहीं, लेकिन हमारे वक्त में हो चुका। इसके बारे में हम लोग को बहुत खुशी है। ऐसे मांग है कि हम लोग का पौवाहाली स्टेशन में बहुत अच्छा बना है। बहुत हम लोग कभी जिंदगी में भी नहीं कि हम लोग के पौवाहाली में ऐसा होगा। हम लोग का में ऐसा होगा। हम लोग आ रहा था पहले छोटा छोटा था, उस टाइम जब लोग खुटी गाड़ रहा था तो हम लोग उठा कर फेंक दे रहा था। ठीक है, हम लोग का ऐसा नहीं देगा करने के लिए हम लोग का जमीन में, लेकिन देखो अभी अररिया के नेपाल सीमावर्ती इलाके के लोगों को पीएम ने वंदे भारत ट्रेन का तोहफा दिया है। तस्वीर फारबिसगंज रेलवे स्टेशन की आप देख रहे हैं, जहां वंदे भारत ट्रेन को फूलों से सजाया गया और अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो अररिया जिले को 3 ट्रेन और अररिया गलगलिया नई रेल परियोजना का उद्घाटन करते नजर आएंगे। वंदे भारत ट्रेन मिलने पर स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर कटिहार के लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। कटिहार से भी लोग जनसभा में पहुंचे हुए हैं और सड़क पर बसों की लंबी कतारें लगी नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया पहुंचने वाले हैं और भागलपुर के पिरपैंती में 2400 मेगावाट के पावर प्लांट का वर्चुअल मोड में शिलान्यास किया जाएगा। पावर प्लांट की प्रस्तावित जमीन पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। इसे लेकर काफी संख्या में लोग पिरपैंती पहुंचे हैं। दानापुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां फतुहा स्टेशन पर ट्रेन हादसा टल गया है। 2 हिस्सों में श्रमजीवी एक्सप्रेस जो है वो बट गई। कपलिंग टूटने की वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। डिब्बों में अचानक से जोरदार झटका महसूस किया गया। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ उमड़ी हुई नजर आई और डिब्बों में अचानक से बताया जा रहा है कि कपलिंग टूटने की वजह से एक तरीके से 2 हिस्से में ये पूरी ट्रेन जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। और तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तादाद में लोग स्टेशन पर मौजूद हैं। प्लेटफॉर्म पर उनकी मौजूदगी आपको दिख रही होगी। एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बिहार में पोस्टर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस के तेवर बदले नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर, जिसमें सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस ने अब एक नई शर्त रख दी है।
नई शर्त ये कि कांग्रेस अब उप मुख्यमंत्री पद की डिमांड के साथ उतरेगी, यानी डिप्टी सीएम का पद कांग्रेस को चाहिए। 70 से कम सीट पर समझौता वो इसी शर्त पर कर सकती है, और अगर ये 70 सीटों से कम की संख्या हुई तो ये संख्या 50 से 60 सीट के बीच होनी चाहिए, और इसी पर कांग्रेस तैयार हो सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस के लिए डिप्टी सीएम की दावेदारी पर बात नहीं बनती है तो कांग्रेस 2020 के फॉर्मूले पर अड़ सकती है और किसी भी कीमत पर 70 सीट से कम पर वो नहीं मानेगी। अगली खबर गया जी से, जहां सनातन धर्म में गया जी का खास महत्व है, और ऐसे में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे हुए हैं। उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि हर व्यक्ति को पिंडदान के लिए बार बार गया जी आना चाहिए। साथ ही उन्होंने हिंदू राष्ट्र के सवाल पर कहा कि जितना तिरंगे का सम्मान जरूरी है उतना ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। बाबा बागेश्वर ने आगे क्या कुछ कहा, इसे लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग वो बार बार करते हैं और एक बार फिर वो करते नजर आए। तो दो दनादन में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।